तेजा गिरने के साथ साथ भारत का जो शेयर है मार्केट में वो भी गिरा है, और ये शेयर गालिबन 2.6% के करीब आकर गिरा है, और कंपनी है इंडियन एरोनॉटिक्स। तो मुझे बताएं, आप कैसा देख रहे हैं कि एक तो डिफेंस वीक, उसके बाद इकोनॉमी पर भी असरअंदाज हो रहा है। सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे, फिर उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान जो मुतबादल ट्रेड रूट्स के ऊपर गौर कर रहा है इंडिया के साथ मिलकर, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं बिल्कुल भी एरोनॉटिकल या एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जहाज गिरा है, तो जो एरोनॉटिकल कंपनी है उनके शेयर्स क्रैश करना एक नेचुरल फिनोमेना है। और इंडिया को इसके मतलब सोचना पड़ेगा कि अगर वो दुनिया की मार्केट में आना चाहते हैं तो दे नीड टू मेक मेजर इंप्रूवमेंट्स इन दैट। तो एक परसेप्शन है, एक इमेज है, जिससे मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। जहां तक हम्म। अफगानिस्तान की बात है, देखिए अफगानिस्तान दोनों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है और उनकी इकॉनमी 80% बहुत सालों से एड फ्लोज पे चल रही थी। अब एड फ्लोज बंद हो गए हैं, और अगर वो लैंडलॉक्ड रहते हैं तो उनके पास जो ना तो इस वक्त सैलरीज देने के पैसे हैं, इकॉनमी को बहुत सीरियस शॉक्स लग रहे हैं। उस सूरत हाल के अंदर जो ऑल्टरनेट रूट ढूंढना तो उनकी मजबूरी है अगर पाकिस्तान से ताल्लुक खराब रखते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट रूट बनते बहुत लंबा अरसा लगता है। ये कोई ऐसे नहीं होता कि एक बना बनाया रूट है, बिकॉज उनका रूट चाबहार के थ्रू है। चाबहार वाला रूट हैज अदर ट्रबल्स। सो अफगानिस्तान एक्चुअली इकोनॉमिक सेंस में इस वक्त एक डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में है। मुझे ये नहीं समझ आता कि उस डिस्ट्रेस को ठीक करने के लिए वाई डोंट दे रियली पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, और हम लोगों के साथ कोई वर्केबल सोल्यूशन के ऊपर बात करें। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा। मेरी सिंपथी अफगानिस्तान के अवाम के साथ है, जो एक उनकी हुकूमत की पॉलिसीज जो कि उनको पुश कर रही हैं एक बहुत स्वेयर पॉवर्टी ट्रैप के अंदर। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में है और पाकिस्तान से ट्रेड रुकने का एक मेजर इंपैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। जी। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं, आप भी देखते हैं कि एशिया जो है वो फ्यूचर है, वर्ल्ड फ्यूचर है, और सीपैक भी हमारे सामने है, किस तरह पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे में इंडिया अगर ऑल्टरनेट प्लान कंसिडर कर रहा है, वो भी अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री के साथ मिलकर, तो क्या हासिल किया जा सकता है इसमें से? वेयर एज, या तो फिर ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें चाइना और पाकिस्तान को वो एक्सक्लूड कर रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? जी, इट्स नॉट वर्केबल। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुकी हैं। ये कोई थोड़ा बहुत एक टेम्पररी इसके अंदर कुछ डाइवर्जन हो सकती है ट्रेड की, बट एक नेचुरल है। पाकिस्तान की कनेक्टिविटी चीन से बन चुकी है, चीन आगे कनेक्टेड है। अफगानिस्तान का डिस्टेंस वाइज पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंसेस से बात बनती है, तो इवेंचुअली तो उन्होंने इसी तरफ जाना है। लेकिन अभी क्योंकि एक जो ग्लोबल पावर कंपटीशन है उसमें इंडिया को अमेरिकन पोज कर रहे हैं टू थ्रेटन चाइना, वो उस लिए ये डाइवर्जेंस क्रिएट करते रहते हैं। मैंने इस पे 7-8 साल काम किया है खित्ते के अंदर कनेक्टिविटी के ऊपर। इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती। कोविड के बाद जो ट्रेड रूट्स हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ट्रेड रूट्स जो उसकी कॉस्ट और इंश्योरेंस और चीज़ें वो फिर आपकी प्रोडक्ट्स को अनवायबल कर देती हैं। इंडिया को भी सेंसिबल काम करना चाहिए कि बजाय इसके कि खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो काम करे। हमें उनको चाहिए कि अपना जो करंट रूट्स हैं उसके ऊपर डायलॉग की टेबल पर आए। लेकिन अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता कि इंडिया हैज अ राइट कि वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करे? अफगानिस्तान हैज आल्सो द राइट कि वो चाहे तो भारत के साथ ट्रेड करे, मगर ये अंडरस्टूड बात है कि वो बीच में से पाकिस्तान को एलिमिनेट कर नहीं सकते। उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये उनका मुस्तकबिल हो नहीं सकता। तो वो हालात का या सारी चीजों का एक एनालिसिस करके फिर ये फैसला कर रहा है, तो ये तो एक इंतहाई अहमकाना डिसीजन हो सकता है अफगानिस्तान के लिए। भारत की तो हम बात ही नहीं करते ना। जी देखिए, ये एक सियासी ऑप्टिक्स की भी बात है, लेकिन मैं तो एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर रहा हूं कि इकोनॉमिक वायबिलिटी
आजकल लॉन्गर रूट्स और एयर रूट्स की बनती नहीं है, और पाकिस्तान के थ्रू ही ट्रांजिट सूट करता है। उसके लिए लोगों को टेबल पे आना पड़ेगा, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा मुझे इस खित्ते के अंदर कोई वायबल चारा नहीं दिखता। हाँ, सियासी बुनियाद के ऊपर अगर अच्छा। आपने कुछ मूव करनी है, डिस्टेबलाइजेशन करनी है, या कुछ वेव्स क्रिएट करनी है टेम्पररी, उसकी एक टैक्टिकल मूव हो सकती है, लेकिन इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस मुझे नहीं समझ आती। अरुण शरीफ साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आईएमएफ की जानिब से जो 15 निकात रखे गए हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ मुश्किल सिचुएशन में मौजूद है, और उन तमाम निकात पर अगर पाकिस्तान मिनवान अमल नहीं करता तो पाकिस्तान कुड बी इन हॉट वाटर्स? कि जहां तक आईएमएफ ट्रांच का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान विल बी इन हॉट वाटर्स। हाँ, एक पाकिस्तान का अपना एक इशू है, एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है जिसने मेजर इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस को हाईलाइट किया है। पाकिस्तान को उसके ऊपर एज ए प्रायोरिटी बिल्कुल एक्शन करना चाहिए। मुझे ज़्यादा डर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का है कि इस तरह की रिपोर्ट से इन्वेस्टर्स अपना हाथ रोक लेते हैं। तो हमें तो इस एजेंडे पे काम करना है। जहां तक ट्रांच है, वो डिले तो हो सकती है, लेकिन हमने मेजर टारगेट्स बाकी अगर मीट किए हुए हैं, मैं उस साइड से काम करता रहूं। बट डायलॉग का प्रेशर बढ़ेगा यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले डिले किया है ये रिपोर्ट पब्लिक करने में। ट्रेडिशनली ये जी। रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की जाती, क्लाइंट और लेंडर आपस में बात करते हैं। इस दफा पब्लिक हो गई है, अच्छी बात है, डिबेट हो रही है। एक हमारी स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं, उसको दूर करना, हमें बिल्कुल उसको तरजीही बुनियाद पे उस पर काम करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और बाकी लेंडर्स का कॉन्फिडेंस रिवाइव किया जा सके। सर, साथ ही साथ एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर करप्शन और गवर्नेंस की आप बात करें तो फिर आपको क्या लगता है कि इन दोनों एतबार से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और अभी आज हम कहाँ खड़े हैं इसको लेकर? ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, वो एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग में है। वो इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस जो दुनिया में आ रही है उसकी तरफ नहीं सोच रहे हैं। उनका हिस्टोरिकली, क्योंकि हमें बेल आउट्स मिलते रहे हैं, टाइम बदल गया है। हमें मेरिटोक्रेसी को देखना है, हमें इदारों को डेलीगेट करनी है पावर्स। हुकूमत सेंट्रलाइज नहीं कारोबार चला सकती। तो हमें एक मेजर रिफॉर्म्स और हमें अच्छे माइंड्स और एक्सपर्ट्स के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जो ले जा सके। ये ब्यूरोक्रेसी और करंट पॉलिटिकल एलीट के बस का रोग नहीं है। हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, और इदारों के ऐसे हेड्स लगाने पड़ेंगे जिनके ऊपर मार्केट एतबार करती हो, और बहुत सही। बड़ा रोल एक टेक्नोलॉजी का है। वही बात आपने की जो हमेशा जा रही है कि अगर सिस्टम को स्टेबलाइज करना है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है, और शॉर्ट टर्म पॉलिसी और सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो तरजीह नहीं देनी है। स्टेट इंटरेस्ट है जो मैटर करता है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि अब की बार हसूल आसान हो जाएगा, आईएमएफ को कन्विंस कर लिया जाएगा? जी मुनीज़े मोइन साहबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जिस आईएमएफ रिपोर्ट की बात कर रही हैं वो 186 सफ़ात पर मुश्तमल है, और आईएमएफ ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी GCDA आसान ज़बान में एब्रीवेशन में रिपोर्ट जारी की है, जो कि इसमें तकरीबन 15 निकाती इस्लाहात एजेंडा शामिल किया है। अच्छा, अब अगर आसान ज़बान में बात करें तो इसमें करप्शन की बात भी उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में की है, और उन्होंने हमारे बाबाए कायद आज़म साहब को भी कोट किया है कि कायद आज़म मोहतरम साहब करप्शन पर क्या कहते थे और उसको पसंद नहीं करते थे। आईएमएफ सिखा रहा है हमें कि बाबा कायद आज़म क्या फरमाते थे। लेकिन मैं अगर आपको करप्शन की हवाले से देखूं तो एक फिगर आया है 5300, 5300 अरब रुपए ये नैब ने निकाले हैं 2 साल में। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल में नैब ने अगर 5300 अरब रुपए निकाले हैं तो जनाब बाकी फिर कितनी लंबी करप्शन होगी। सिर्फ 2 साल में तो नैब रिकवर कर चुका है। अच्छा, साथ साथ वो 3 माह की ताखीर के बाद बहरहाल ये रिपोर्ट पेश हुई है, और इसमें
मसला असल में क्या मसला ये है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के आइंदा इजलास में 1.2 अरब डॉलर की 2 किस्तें जो है उनकी मंजूरी IMF ने देनी है। लेकिन असल बात मैं आपको उलझा ना दूं, 1.2 अरब डॉलर, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन और जनाब 5,300, और यार 5,300 अरब रुपए होते कितने हैं? 5,300 रुपए इतने होते हैं। अपनी CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा स्कूल, सड़कें, कॉलेज, अस्पताल, ये सारा जो पंजाब का बजट बनता है 1 रुपया भी नीचे ऊपर नहीं। एग्जैक्ट पंजाब का जो बजट है, पूरा सालाना बजट, वो 5,300 अरब रुपया। बिल्कुल वही करप्शन है जितनी नैब ने रिकवर की है, 5300। और नहीं, अभी मुझे बात मुकम्मल करने दे, अभी नहीं मुनीज़े, अभी ऐसे नहीं, स्टडी की है तो फिर मजा पूरा लेना। आज फिर 5,300 में आपको समझाऊंगा होते कितने हैं। 5,300 अरब रुपए जो है वो पंजाब का सालाना बजट है। और ये जो 5,300 सालाना बजट है, ये अगर आप इसको तकसीम करें ना तो 1.5 लाख रुपया हर पाकिस्तानी शहरी को मिल सकता है। एडे वड्डे पैसे ने 5,300। और आखिरी 3 बातें और सुन ले मुनीज़े मोइन साहबा, ये सारी बातें हुसैन भट्ट साहब, 2,57,000 का तो मकरूज है हर पाकिस्तानी बच्चा, या वो बच्चा जो इस मुल्क में पैदा हो रहा है। और आप जो मुझे एक 4 डिजिट का नंबर दे रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ये ना बताएं, ये तो सिर्फ रिकवरी है। आप मुझे वो बताएं कि जो भी मंजर आम पर भी नहीं आ रहा, वो पैसा जो कि हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और वो करप्शन की मद में पता नहीं कौन कौन से इदारों की जेब में जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए गवर्नेंस कब काम करेगी? आप पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, चलें पंजाब हुकूमत की बात कर लें। मुझे बताएं कि सिस्टम ठीक कौन करेगा? देखिए मुनीज़े, आप समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रही हैं कि प्रोग्राम कर रही हैं। कभी आप IMF का गेंद लेके चल पड़ती हैं, कभी आप करप्शन की बात पे चली जाती हैं। एक बात करें, जिसका सवाल का जवाब मुझसे ले। आपने मुझसे IMF का सवाल का जवाब लिया, तशनीकी दूर हो गई है आपकी? अगर हो गई है तो फिर मैं उसमें चला जाता हूँ। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर आप IMF की रिपोर्ट पर बात करते हुए पंजाब हुकूमत और CM पंजाब का जिक्र ला सकते हैं, तो मैंने तो सिर्फ IMF की रिपोर्ट में जो जिक्र है उसी पर बात की है। मैंने तो क्या जिक्र है? सवाल रखा ही नहीं। किस चीज का जिक्र है? मुझे करप्शन और गवर्नेंस के बारे में बताएं। ये करप्शन कैसे ठीक होगी, गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी? इसका IMF की रिपोर्ट से कोई तल्लक नहीं, ना लिखा हुआ है। ये 15 नकाती इस्लाहाती एजेंडा है जो उन्होंने आपको कहा है कि आप इससे ठीक करें, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह फख्र फील करना चाहिए कि यही तो पॉलिसी इस वक्त मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की है। यही तो चीज है जो वो कर रहे थे, जहां से टिप आई है। और हुकूमती जो हल्के हैं वो ये रिपोर्ट, इसी को तो इस्लाहात कहते हैं, वो ऑलरेडी यही काम कर रहे हैं जो IMF कह रही है। अब IMF ने जो चीज की है वो मंजर आम पर आ गई है, वो क्लियर कर दी उन्होंने बात। लेकिन सवाल मुनीज़े यहाँ पर ये है कि ये जो आप बात फरमा रही है ना, इस रिपोर्ट में ये भी फिर लिखा हुआ है कि साबका हुकूमत में जो शुगर स्कैंडल हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दरामदात बरामदात ये हुई, ये सारी चीजें पिछले दौर में भी हुई, इस दौर में भी होती होंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो इसको ठीक करने का वक्त आ गया है कि हम तनकीद बराए तनकीद से बाहर में और तनकीद बराए इस्लाह करें। मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे। आप चाहते हैं कि इस्लाहात के जरिए मुल्क में जो बेहतरी है वो लाई जाए, तरक्की लाई जाए, तो उसके लिए करप्शन का खात्मा करने की जरूरत है। और जैसे हारून शरीफ साहब बता रहे थे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमें बनानी है। हम नहीं बात कर रहे पंजाब की, बलूचिस्तान की, KP की, सिंध की, हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की ही बात करनी है। और पाकिस्तानियत के तहत हम सबको मिलकर काम करना है। इसके लिए हमें शहबाज शरीफ साहब को, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अगर दुनिया में मकबूलियत मिली है, सो दिस इज द टाइम कि अब हम अपने मुल्क का किबला मईशत के एतबार से भी दुरुस्त करें। और आने वाले वक्तों में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है। पाकिस्तान इस खित्ते का गेम चेंजर साबित होगा।